नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं हिंदी में आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 काले मेघा पानी दे। इसके लेखक है धर्मवीर भारती, जो कि हिंदी के जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इस पाठ का साहित्य प्रकार है संस्मरण, और इस पाठ के अंदर लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व यानी कि संघर्ष का चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में यानी कि भावना या विश्वास की सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। यानी पढ़े लिखे लोग भी कुछ भावनाओं या विश्वासों के आगे तर्क नहीं लगाते हैं। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में यहाँ एक प्रसंग का वर्णन किया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती और अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर भी उपाय खोज करता है। तो देखते हैं दोस्तों, काले मेघा पानी दे का सारांश कि सही में इस पाठ के अंदर, इस संस्मरण के अंदर लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इस पाठ की समरी यानी कि सारांश देख लेते हैं और इसके बाद इसके मुख्य मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो पहले काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ कच्छा या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। इनका जयकारा सुनते ही स्त्रियां और लड़कियां छज्जे से झांकने लगती है। इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर यानी इकट्ठा करके रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, भिगो दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगा देता था, कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। जब पूजा पाठ आदि भी काम नहीं आते तो इंद्रसेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह इंद्रसेना सही में इंद्र भगवान की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी तथा कुमार सुधार सभा का उप मंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी।
जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह दान है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तुएं मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को लोगों के कल्याण के लिए दे दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो जाता है, हार जाता है। फिर भी वह अपनी जीत पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू पहुंच पड़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 से अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुवाई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। गांधी जी भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में, सभी फील्ड में मांगे बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मुख्य मुद्दों के आधार पर इस पाठ को समझते हैं। इस पाठ का पहला मुद्दा है मेंढक मंडली या इंद्रसेना। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस पाठ में आषाढ़ महीने के 15 दिन बीत जाते हैं, यानी पहला पखवाड़ा बीत जाता है, फिर भी आकाश में बादल नहीं नजर आते, न बारिश होती है। तो जनता दुखी होकर के आकाश में नजरें टिकाते रहते कि कब बारिश होगी। तब ऐसे हालात में 10 से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चे अपने आप को इंद्रसेना कहते हैं और वो टोली बना करके घूमते हैं और गंगा मैया की जय बोल करके हर गली मोहल्ले में जाते हैं। और स्त्रियां या लड़कियां ऊपर से, घर के छज्जे से उनके ऊपर पानी डालते हैं। लोग इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में देखते हैं लौटते हुए, तो उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते हैं, तो वे इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए यह इंद्रसेना थी। यानी कि ये बच्चे की टोली अपने आप को इंद्रसेना समझती थी, जबकि लोग उनकी हरकतें और गंदगी में लौटते देखकर उनको मेंढक मंडली नाम देते थे। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है जीजी द्वारा इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने का तर्क। जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंक जाने के समर्थन में कई तर्क देती है। उनका कहना है कि ये सही है और जरूरी है। इसके लिए
वो अपने तर्क कुछ इस प्रकार देती है। पहला तर्क, जीजी कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। दूसरा तर्क देती है कि त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क, कि जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुवाई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। जीजी के इस तर्कों के आगे लेखक कुछ नहीं बोल पाता। हालांकि वो इसके खिलाफ है कि ये तो पानी का बिगाड़ है, पर जीजी के आगे वो बेबस हो जाते हैं। चलो तो बच्चों, आज हम लोग कविता गाते हैं काले मेघा पानी। ठीक है, हम गाएंगे, आपको दोहराना है। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल दलैया, सब मिल नाचे छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा। तो दोस्तों, ये मुद्दा है तीसरा, पानी दे गुड़दानी दे। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि जब पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो पानी की तो मांग करते हैं। काले मेघा पानी दे तो पानी की मांग तो करते हैं, लेकिन साथ में गुड़धानी दे क्यों बोलते हैं? गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो आइए समझते हैं। दोस्तों, गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू, लेकिन इस पाठ के संदर्भ में यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। गुड़धानी यानी अनाज। बच्चे पानी की मांग तो करते ही है, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सके। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दे, अर्थात पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। दोस्तों, आगे चौथा मुद्दा है गगरी फूटी बैल पियासा। ये कथन जो है, इसके पीछे लेखक का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस कथन के पीछे वेदना है। यहाँ अगर देखें तो इंद्रसेना जो गाती है काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बैल पियासा, इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल का यहाँ मुख्य मुद्दा बताया है कि बैल अहम है। जब किसानों की बात है, गांव की बात है, तो बैल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बैल ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। खेतीबाड़ी का जो भी काम है वो बैल के ऊपर ही आधारित है। वह खेतों को जोत कर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि यानी खेतीबाड़ी बाधित हो जाता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो अच्छी फसल नहीं मिल सकती, जीना दुर्लभ हो जाता है।
इसी कारण ही सेना ने ये कहा है कि यहाँ गगरी भी फूटी है और बैल भी प्यासे है, अर्थात ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र भगवान, तू पानी बरसा दे। 5वां मुद्दा है कि नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो देखते हैं दोस्तों, इस पाठ में हम देखें तो इंद्र सेना जब जयकारा लगाती है तो सबसे पहले वो गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यही है कि भारत में लोग यही मानते हैं कि गंगा जो नदी है वो माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्र और कल्याण की मूर्तियाँ हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों को पवित्र बताकर उनकी पूजा करते हैं ताकि इनकी कृपा बनी रहे। तो इस पाठ का अब आखिरी मुद्दा रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना है। दोस्तों, इस पाठ के संदर्भ में जीजी के विश्वास के आगे लेखक का अपना तर्क भी हार जाता है। उसके प्रेम की विजय होती है जबकि लेखक के तर्क की हार होती है। इसलिए बताया कि यह रिश्तों से हमारी भावना शक्ति का बंटवारा हो जाते हैं और विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। दोस्तों, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है, ऐसे में हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंद्र सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है, लेकिन उन तर्कों को काट नहीं दे पाती क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। इसीलिए जीजी की भावना विश्वास के आगे लेखक का तर्क कोई काम नहीं आता। इसलिए यह बताया गया कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस पाठ में हम देखें तो लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर परोक्ष रूप से बल दिया है। लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहा है। पाठ में इंद्र सेना के कार्यों को वह पाखंड मानता है। आम व्यक्ति इंद्र सेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानता है, परंतु लेखक इन्हें गलत बताता है। इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की हानि है, जबकि गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होती है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास रुका हुआ है। हालांकि एक बार इन्हीं अंधविश्वास की वजह से देश को एक बार गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा था। धन्यवाद।